देखो जी, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसमें ना डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपका कह दो 10 किलोमीटर्स है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा हम स्केलर। ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। इसमें सिर्फ 10 किलोमीटर्स लिख दिया, ये नहीं पता कहाँ जाना है। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं कि 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स मैंने ईस्ट जाना है, तो अब डायरेक्शन मिल गई मुझे। तो ये बन जाता है वेक्टर बस। ठीक है जी, इसमें क्या, एक डायरेक्शन आ जाती है। जिसमें डायरेक्शन होती है दैट इज वेक्टर। अब जैसे ये सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे वेक्टर्स हैं, डायरेक्टेड लाइंस है ना, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब ये ए बी है, तो ये ए वेक्टर है, यहाँ से यहाँ इसकी यूनिट्स जो हैं वो ए सेंटीमीटर्स हैं। अब डायरेक्शन ए इस तरफ है, इस तरफ मतलब ए से बी पे जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं ए बी वेक्टर। ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है, इसको इनिशियल पॉइंट बोल देते हैं। ए को इनिशियल पॉइंट बोल देते हैं और बी को टर्मिनल पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, मतलब मैं ए से कहाँ जा रहा हूँ, बी की तरफ जा रहा हूँ और मेरी डायरेक्शन इस तरफ की है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी हो जिस क्वांटिटी का और डायरेक्शन भी हो, उसे वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है जी, और इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, ए बी, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था वेक्टर ए बी, या खाली इसे वेक्टर ए बी बोल सकते हैं, बट ऊपर ये एरो जरूर होना चाहिए। ठीक है, बी क्या था, इसका टर्मिनल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट ए था इसका, ए से बी पे जा रहा है ना। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी जो लेंथ है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं हम, ये मॉड्यूलस जैसा निशान लगा देते हैं, या फिर ए में मॉड्यूलस जैसा निशान, या खाली ए लिख देंगे। ठीक है, तो खाली ए अगर आज के बाद लिखा आएगा दैट मीन्स वो मैग्नीट्यूड है, अगर उसके ऊपर एरो लगा होगा तो वो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, या फिर दोनों तरफ उसके मॉड्यूलस लगा देंगे तो मतलब हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये वाली इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है कि मॉड्यूलस ए इज लेस देन जीरो, तो मैग्नीट्यूड लेस देन जीरो को कोई मतलब है नहीं है लेंथ के केस में, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब ऐसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। नेक्स्ट है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, जैसे हमने 2D में पढ़ा था, कोई पॉइंट P है, तो 2D में हम उसका पोजीशन कैसे निकालते थे, पाइथागोरस बन जाती थी जी। ठीक है, यहाँ पे x होता था, ये y होता था, पॉइंट P x y होता था। तो अगर ओरिजिन से वो 0 0 से दूर है तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल आता था, और क्या निकल के आता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो यहाँ पे P OP जो है वो एक वेक्टर है, R वेक्टर उसे बोल दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है जी, इसका मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई जेड है 3D के अंदर, तो प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये मेरा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या जिसे हम R वेक्टर कह रहे हैं, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी, क्लियर है। और इस वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, अभी कंपोनेंट्स आगे आएंगे, अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी मैग्नीट्यूड देखो, ये समझ आ गया आपको। अगला कंसेप्ट जो है दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट है। देखो ये क्या होता है, ये कहता है कि मेरा पोजीशन वेक्टर इस डायग्राम में देखो कि OP है। ठीक है, अब OP की अगर आप देखो कि कहाँ से ये वो कर रहा है, एक्स एक्सिस पे अगर आप इसकी वो प्रोजेक्शन गिरोगे, प्रोजेक्शन नहीं मतलब आप इसका परपेंडिकुलर गिरोगे, तो क्या होगा, अब ये परपेंडिकुलर देखो ऐसे गिर रहा है यहाँ पे। ठीक है, P से एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जैसे ये Y पे ये गिर रहा है यहाँ से, राइट। तो अब आपको देखना है, सॉरी Y पे ये नहीं, Y पे ये गिर रहा है। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या है कि ये जो वेक्टर R है, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है OP का, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इसको अगर अल्फा से डिनोट कर दें और वाई एक्सिस वाले को हम बीटा से डिनोट कर दें और जेड एक्सिस वाले को हम गामा से डिनोट कर दें। ठीक है जी, तो इनको हम डायरेक्शनल एंगल्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इन्हें, डायरेक्शनल एंगल्स।
और इनके कोसाइन की वैल्यू यानी कॉस एल्फा। अब कॉस एल्फा इसमें देखो अब क्या है, ये अब 90 डिग्री है ना, ये तो क्योंकि 90 डिग्री गिरा हुआ है तो ये 90 डिग्री एंगल है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स ही ले लेते हैं मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड आर है तो एक्स बाय आर हो जाएगा, कॉस एल्फा इज एक्स बाय आर। ठीक है, ऐसे ही कॉस बीटा कितना हो जाएगा, वाई बाय आर, और कॉस गामा कितना हो जाएगा, जेड बाय आर। राइट, अब इस कॉस एल्फा को एक नाम दे देते हैं हम और एक सिंबल देते हैं, इसको बुलाते हैं हम एल से। कॉस बीटा को स्टैंडर्ड है बुलाते हैं हम एम से, और कॉस गामा को बुलाते हैं एन से। इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। और ये किसके बराबर हो गया, एल इज इक्वल टू एक्स आर। ठीक है, अब आप इसको यहाँ देखो तो एल इंटू आर, आर को उधर भेज दो मल्टीप्लाई होने तो एक्स आ गया, एल एम इंटू आर आपका वाई आ गया, और एन इंटू आर आपका जेड आ गया। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी, तो अब इसमें ये डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट हो गया आपका। अब इसमें नीचे आप देखो यही सब मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी, कॉस एल्फा मेंशन किया हुआ है, कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और एक्स वाई जेड। अब पॉइंट हो गया ना एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है, एल आर, एम आर, एन आर, क्योंकि ये तो एल है, ये एम है, ये एन है, एक्स वाई जेड सीधे पॉइंट मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब आर जो है कि ये एक ऐसा नंबर है, एक प्रोपोर्शनल टाइप की चीज़ होगी है। तो अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस के साथ किसी प्रोपोर्शनल को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पॉइंट्स निकल आते हैं, एक्स निकल आता है मेरा। ठीक है, तो यहाँ जो ए बी सी बोल रहा है वो ये उसी को ही बोल रहा है। ठीक है, ये उसको ए बी सी डायरेक्शन रेशोज बोल देते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज में क्या फ़र्क हुआ, मोटे तौर पे एक छोटी सी बात याद रख लो, एक वेक्टर होता है, वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, ये आपको समझ आता है। तो इसमें क्या करो, बस छोटी सी चीज़ याद रख लो, ये जो ए बी सी हैं ये डायरेक्शन रेशोज हैं। ठीक है, और जब मैं इसका यूनिट वेक्टर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, अब इसका यूनिट वेक्टर मैं सबको किससे डिवाइड कर दूंगा, इसका ही आर से डिवाइड कर दूंगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड से। तो ए ओवर आर, ठीक है, आयोटा प्लस बी ओवर आर, जे प्लस सी ओवर आर के, ये यूनिट वेक्टर बन गया इसका। जैसे ये यूनिट वेक्टर बनेगा ना, ये एल हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और जो नॉर्मल वेक्टर के आपके कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशोज होते हैं। समझ आ गया। अब ए क्या बना आपका, सीधा सीधा एल इंटू आर बन गया ना, बी क्या बना, एम इंटू आर, और सी क्या बन गया आपका, एन इंटू आर। तो एक डायरेक्शन रेशोज को किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके डायरेक्शनल रेशोज आ जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस। बस एक चीज़ याद रख ले, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर के होते हैं, डायरेक्शन रेशोज नॉर्मल वेक्टर के होते हैं। ठीक है, और एक और कंडीशन याद रख ले कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 आएगा। करके देख ले, इसका स्क्वायर करेगी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ओवर दिस का स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर। तो देखो ऊपर और नीचे सेम नहीं बन गया क्या, एलसीएम एक ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर ओवर आर का पूरा कट गया, 1 आ गया। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि ये 1 होता है। और दूसरा ये वाला ए इज इक्वल टू एम आर, बी इज इक्वल टू एम आर और सी इज इक्वल टू एन आर, ये वाला। ठीक है, क्लियर है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होंगी, जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। ठीक है, नल वेक्टर भी बोल देते हैं इसे, और इसे 0 ऐसे करते हैं। ठीक है जी, इट हैज़ डायरेक्शन तो होगी इसकी, लेकिन मैग्नीट्यूड 0 होगा बस इसका। ठीक है जी,
तो हम ए वेक्टर को भी जीरो वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इसका क्या सेम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट होंगे, तभी कहीं नहीं जाएगा ना ये, तो ये भी जीरो जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर इज सिंपल कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, खत्म बात। और इसको किससे, ए कैप से डिनोट करते हैं, ए कैप। और ये निकलता कैसे है, ये आप वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस आ गया, जैसे हमने पीछे करा था अभी। ये इंपॉर्टेंट है। को इनिशियल वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो उल्टी डायरेक्शन में भी अगर है तो कोई फर्क नहीं है, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार है। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, टू और मोर वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर वो सेम लाइन के पैरेलल हैं तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स को ही हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं, दोनों एक तरफ भी हो सकते हैं, दोनों इस तरफ भी हो सकते हैं, और एक इस तरफ और एक इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका क्या होता है, दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगी, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तब हम उन्हें इक्वल कहेंगे वेक्टर्स को। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कब होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कब होगा, जब आप उसकी डायरेक्शन पलट दोगे। मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब एक वेक्टर अगर ऐसे है तो उसके बराबर ही दूसरा वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हो जाएगा। फ्री वेक्टर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फ्री वेक्टर्स है कि आप किसी भी वेक्टर को कहीं भी उठा सकते हो। सपोज एक वेक्टर यहाँ है, इसको उठा के मैं यहाँ कर दूँ तो ये फ्री वेक्टर होगा, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट जो फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रहेगा, बस हम प्लेन में इधर उधर खिसका सकते हैं इसे, ठीक है जी। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं हम, इसकी कहने का मतलब पैरेलल ये नहीं कि उठा के वो इसकी पैरेलल वो ख़त्म कर देंगे, पैरेलल वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट इसका कर सकते हैं, तो ये फ्री वेक्टर हो जाता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट कुछ। देखो पहली क्या है, रिप्रेजेंट द ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो 40 किलोमीटर तो मैग्नीट्यूड है, वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ लो उसका वेस्ट कर दो, तो साउथ का वेस्ट इस तरफ है, 30 डिग्री इधर किया और 40 किलोमीटर की लाइन इसने शो कर दी, बस खत्म। तो ये पॉइंट मेरा, ये वेक्टर ओपी जो है मेरा बन गया, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट आ गई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क है, डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो उसको हम स्केलर बोलते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो 5 सेकेंड्स स्केलर हो गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब स्केलर हो गया, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है जी। थर्ड न्यूटन। अब न्यूटन क्या है, न्यूटन इज अ किसकी वो है, न्यूटन फोर्स की वो है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। फोर्स की मेरी यूनिट है, और फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन में हमारे पास ये देखो, ये थोड़ा सा याद कर लो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से बनती है वेलोसिटी, वेलोसिटी से बनती है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का स्केलर में होता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस, ठीक है जी। तो स्पीड और डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, क्योंकि उनमें डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन उसकी इक्विवेलेंट वेलोसिटी में डायरेक्शन है, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनती है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तीनों वेक्टर हैं जी। तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होगी, इसलिए ये वेक्टर है। तो यहाँ देख सकते हो आप, फोर्स इज अ वेक्टर। 30 किलोमीटर पर आवर स्केलर, कुछ नहीं दिया हुआ। स्पीड है, देखो ये देखो, स्पीड इज स्केलर। वॉल्यूम दिया हुआ है पर सेंटीमीटर क्यूब वेट के साथ, तो डेंसिटी होगी, वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्केलर होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। 6th में डायरेक्शन दे दी उसने नॉर्थ, तो क्या हो गया, वेलोसिटी होगी। मीटर पर सेकंड देखो, स्पीड की भी होती है लेकिन वेलोसिटी बन जाती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन दी हुई है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3 में देखो, इन फिगर 10.5 विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर कौन से होते हैं, पैरेलल वाले।
तो देखो ए सी के पैरेलल दिख रहा है मुझे और ए डी के भी पैरेलल है, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है ना, तो ए सी डी तीनों पैरेलल है तो कोलिनियर हो गए ए सी एंड डी। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल में तो डायरेक्शन और वो सेम चाहिए, तो ए और सी मुझे बराबर दिख रहे हैं तो ए और सी बराबर। को इनिशियल, तो को इनिशियल में देखो ये इनिशियल पॉइंट नहीं काउंट होगा क्योंकि इसमें एक का टर्मिनल पॉइंट है एक का इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट काउंट होगा क्योंकि सब यहाँ से निकल रहे हैं, इनिशियल पॉइंट हो गया ना सबका, तो बी सी और डी मेरे इनिशियल आ जाएंगे इस पॉइंट से, को इनिशियल। तो ऐसे ये ट्राई कर ले पूरी एक्सरसाइज अपने आप। तो अगला टॉपिक जो है दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जैसे दो वेक्टर्स हैं ए बी और बी सी, इनको कैसे ऐड करते हैं। तो ए बी वेक्टर मेरा ये वेक्टर हो गया, ये टर्म, ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये मेरा इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया, एक वेक्टर ये हो गया ए बी वेक्टर। और फिर मैंने बी सी वेक्टर लिया तो यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और यहाँ इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। ठीक है जी। अब जब ये एडिशन होते हैं तो इसका रिजल्टेंट कैसे आता है, इसका रिजल्टेंट आता है ए सी वेक्टर। ये जो ए सी है, जो ए से डायरेक्ट इसे टच करेगा और ए से सी की तरफ जाएगा, वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। दिस इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमेशा दो वेक्टर्स जो है ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इस केस में देखो, इस केस में वो क्या बोल रहा है कि आपको जब ए और बी वेक्टर को ऐड करना है, दो फ्री वेक्टर्स हैं ए और बी फर्स्ट पार्ट में, तो आप क्या करोगे, फ्री वेक्टर्स हैं तो इसको पैरेलली मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं बी वेक्टर को यहाँ पे लेके आऊँगा, इस बी पे मैं इसको रख के ऊपर की तरफ इसका टर्मिनल पॉइंट बना के यहाँ मैं बी वेक्टर डालूंगा। ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया। अब इसकी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लग जाएगी और ए सी जो है वो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। राइट, अब क्या है, अगर मैं इस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ले लूँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जी। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, इसका डायरेक्शन यहाँ से बी से। ठीक है, तो ये ऊपर तो ए प्लस बी था, तो नीचे कितना हो जाएगा, अब ए प्लस माइनस बी हो जाएगा क्योंकि बी की जगह माइनस बी हो जाएगा डायरेक्शन चेंज करते ही, तो ए माइनस बी। तो अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो मैं बी का नेगेटिव ले लूँगा वेक्टर और उसको ऐड कर दूंगा तो ए माइनस बी आ जाएगा मेरे पास। इसमें एक और चीज़ आप देख लो, और वो क्या है कि अगर ये सी वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप लिखोगे कैसे, देखो इसमें ध्यान दो, इसने एरो कहाँ लगा दिया, इसने एरो चेंज कर दिया। तो यहाँ तो एरो ऊपर की तरफ था तो ये माइनस सी हो गया बेसिकली। समझ आ रही बात आपको। तो कहने का मतलब वो क्या चाह रहा है कि ए बी प्लस बी सी वेक्टर, ये क्या है जी, ये ए सी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए बी प्लस बी सी नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव सी ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चेंज कर दिया ना, देखो नेगेटिव ले लिया वेक्टर का, तो ये दिखा रहा है ये। तो अगर आप तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, आप इसको ट्रांसपोज करके उधर ले आओ तो जीरो हो गया ना, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमेशा कितना होता है, जीरो वेक्टर। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। देखो वेक्टर एडिशन की एक और इक्विवेलेंट फॉर्म है और उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ए हम इधर ले रहे थे, बी हम यहाँ ले रहे थे। अब हम कहते हैं कि बी को ना हम यहाँ ले लेते हैं। तो ए और बी का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम हो गया ना अगर, तो अब क्या है, देखो अगर आप फ्री वेक्टर को मूव करोगे, इस बी वेक्टर को यहाँ पे मूव करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो यही आएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी इसकी। तो अब आप ये देखो कि ये दोनों साइड सेम होगी। अगर आप ए वेक्टर को ऊपर की तरफ फ्री वेक्टर की तरह मूव कर दो तो ये भी देखो बी प्लस ए वेक्टर बन रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है, पैरेललोग्राम बन गई है। तो इसमें क्या है कि अगर दो इन वेक्टर्स मेरे सेम पॉइंट से अगर इनिशिएट करेंगे तो उससे जो पैरेललोग्राम बनेगी उसका जो डायगोनल होगा ना वो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म ही है ट्राइंगल ही, लेकिन इक्विवेलेंट फॉर्म है तो पैरेललोग्राम बन रही है क्योंकि इसमें। ठीक है, क्लियर है बेटा आपको।
अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर एडिशन की, ए को बी में ऐड करो या बी को ए में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कम्यूटेशन अलाउड है, प्रॉपर्टी 1। ठीक है जी, ये वेक्टर एडिशन से आप देख सकते हो, नीचे से जाएगा तो ए प्लस बी है, ऊपर से आ रहा है तो बी प्लस है, दोनों एक ही चीज़ है। प्रॉपर्टी 2 देखो, प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रही है कि ए प्लस बी प्लस सी एसोसिएटिव है, पहले किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करो फिर तीसरे को ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो, ए में ऐड कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एसोसिएटिव है। ये इन दोनों फिगर्स इन दोनों बात को कर रही हैं। पहले ए प्लस बी कर लो आप तो डायगोनल आ जाएगा, उसमें अगर आप सी ऐड करेंगे तो ये नीचे वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बी प्लस सी को पहले ऐड करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ पहले हो जाएगी, और फिर उसमें आप ए ऐड करेंगे तब भी नीचे ही सेम आ रहा है, पी एस सी आ रहा है, ठीक है। तो एसोसिएटिव है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आप किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो वेक्टर खुद ही रहेगा, ठीक है। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में भी बोलते हैं ना, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, उसको ऐड करो तो कुछ चेंज नहीं आता, ऐसे ही जीरो वेक्टर को भी आप किसी वेक्टर में ऐड करें तो कोई चेंज नहीं आता, ठीक है जी। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, तो आप नीचे देख सकते हो कि अगर एक स्केलर से मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्केलर बाहर आ जाता है, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ये डायग्राम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा समझ लो। देखो ए से ए वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, जब मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया वेक्टर छोटा हो गया, डायरेक्शन वही रही, मतलब मैग्नीट्यूड कम हो गया, डायरेक्शन वही रही, ठीक है। तो स्केलर को मल्टीप्लाई किससे कर सकते हो आप, मैग्नीट्यूड से। 2a किया तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया, डायरेक्शन वही रही। जब आपने माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगी, बस ये खास ख्याल ध्यान रखना, ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगी। जब -2 से मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया लेकिन डायरेक्शन रिवर्स कर गई, बस ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे वो बता रहा है कि व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -1, जब तक तो आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया लैम्डा सीधा उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन जब आपने लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये -a वेक्टर आ गया, क्योंकि अब लैम्डा क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। तो इससे जस्ट क्या प्रूव कर रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी इन्वर्स बन जाएगा, ए का खुद नेगेटिव ए वेक्टर जो होगा एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ समझा रहा है, क्योंकि दोनों को ऐड करके 0 आ जाएगा, राइट। अब ये आपको क्या बता रहा है आगे, अब ये आपको यूनिट वेक्टर क्या होता है, कल हमने देखा था कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन जो होती है वो होती है, ठीक है जी। तो अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ए कैप से यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, इससे क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिवाइड हो गया और डायरेक्शन रह गई, मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा, ठीक है। अब वो नोट में लिख रहा है कि फॉर एनी स्केलर के, कोई एक स्केलर के है, अगर जीरो वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो वेक्टर ही रहेगा, ठीक है जी। अब अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होता क्या है, देखो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो होता है वो होता है किसी भी वेक्टर का x पे कितना कंपोनेंट है, या y पे कितना कंपोनेंट है, या z पे कितना कंपोनेंट है उसका, ठीक है जी। जैसे आप कह दो कि एक वेक्टर है मेरे पास, a वेक्टर है, दैट इज 2i + 3j + 4k। तो ये i j k क्या है, ये i j k जो है ये यूनिट वेक्टर है x की डायरेक्शन में, ठीक है, ये x है, x की डायरेक्शन में ये डायरेक्शन दिखा रहा है, i इज मतलब x कंपोनेंट, ठीक है। तो x की डायरेक्शन दिखा रहा है आपको यूनिट वेक्टर की, j इज यूनिट वेक्टर इन y की डायरेक्शन एंड k इज यूनिट वेक्टर इन z की डायरेक्शन। अब ये 2 क्या है जी, 2 ये डायरेक्शन रेशियोज है, 2 3 4 आर डायरेक्शन रेशियोज। तो अब इस डायरेक्शन रेशियो का क्या मतलब है कि x पे कितना कंपोनेंट है, 2 यूनिट्स का कंपोनेंट है। तो ये जो OP वेक्टर है
ये जो OP वेक्टर है 3 डायमेंशन में, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है, इसका R इसने वेक्टर ले लिया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो हमेशा ओरिजिन से होता है। जब भी आप वर्ड पोजीशन वेक्टर सुनेंगे तो इसका मतलब आपका जैसे क्या होगा कि ओरिजिन से है। तो अगर उसने सिंपल भी आपको पोजीशन वेक्टर P लिख दिया तो इसका मतलब वो OP ही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, P को आप जैसे ही x पे गिरेंगे तो ये x कंपोनेंट आएगा, इतना मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये 2 है इस केस में, डायरेक्शन रेशियोज है बेसिकली एक, और ये y है कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट है, ठीक है जी। तो ये मेरे कंपोनेंट्स हैं x y z के। अब आप देखो इसी से ये डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 3 4, डायरेक्शन कोसाइंस भी इसी में से आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? आपको अगर यूनिट वेक्टर के निकालने होंगे तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अब OP का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? OP का मैग्नीट्यूड इज R का मैग्नीट्यूड। R का मैग्नीट्यूड कैसे है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर वाला में, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट। तो कितना आ जाएगा जी? ये 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 16 प्लस 13 इज रूट 29। तो ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया। अब रूट 29 वेक्टर ये है, इसको थ्रू आउट रूट 29 से डिवाइड कर देते हैं तो ए कैप आ जाएगी। तो 2 ओवर रूट 29 आई कैप प्लस 3 ओवर रूट 29 जे कैप प्लस 4 ओवर रूट 29 के कैप, ठीक है जी। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, LMN आ गए आपके, ठीक है जी। तो x कंपोनेंट आप नॉर्मली क्या कहेंगे कि 2 है, 3 है y कंपोनेंट, और z कंपोनेंट मेरा 4 है इस वेक्टर का, और यही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं क्योंकि किसी वेक्टर के हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है जी? मेरे जो यूनिट वेक्टर के होते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो कहता है देखो, लेट A वेक्टर एंड B वेक्टर आर एनी 2 वेक्टर्स गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म। तो आपको ये कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया A वेक्टर और ये कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया B वेक्टर। तो वो बोलता है कि A प्लस B वेक्टर क्या होगा? वो कहता है x में x कंपोनेंट ऐड होगा, A1 में क्या ऐड होगा? B1 ऐड होगा, i का i सेम रहेगा। ऐसे ही A2 B2 होगा, ऐसे ही A3 B3 ऐड होगा। डिफरेंस में भी बेटा बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है जी। और वेक्टर्स A और B इक्वल कब होंगे? जब इनके आपस में कंपोनेंट्स i वाले x कंपोनेंट x के बराबर होगा, y कंपोनेंट y के बराबर होगा, z कंपोनेंट z के बराबर होगा, ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर A बाय एनी स्केलर। कोई भी स्केलर अल्फा से जब आप करोगे तो हर कंपोनेंट को आपको अलग से अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर कंपोनेंट, तब जाके ये पूरा वेक्टर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट इज थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ये हैं। फर्स्ट में देखो, वो कहता है कि अगर कोई स्केलर में A के साथ 2 बार मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ तो मैं A को कॉमन ले सकता हूँ, वेक्टर को K प्लस M में स्केलर को ऐड कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्केलर तो पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर लो, फिर वेक्टर से कर लेना मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर 2 वेक्टर ऐड हो रहे हैं और सिंगल स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऊपर वाले में वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, नीचे वाले में स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं बट याद रखनी है आपने। अब ये चीज समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या बोल रहा है कि 2 वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज को बड़े छोटी सी बात में ध्यान रखना है कि 2 वेक्टर्स अगर कोलिनियर है ना तो उनकी कंडीशन होती है b इज इक्वल टू लैम्डा ए। मतलब A के साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स वही होते हैं ना जो एक सेम लाइन के पैरेलल होते हैं, यानी खुद भी पैरेलल हो गए, तो वो b इज इक्वल टू लैम्डा ए है। ये आया कैसे आप ये देख सकते हो। देखो b इज इक्वल टू लैम्डा ए में आप क्या कर सकते हो, 2 आप ये डाल सकते हो, b इज इक्वल टू लैम्डा ए को कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख दो आप। अब कॉम्पोनेंट फॉर्म में आपको पता है लैम्डा हर से मल्टीप्लाई होगा। अब लैम्डा आपका हर से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब b1 इज इक्वल टू लैम्डा a1 होगा, b2 इज इक्वल टू लैम्डा a2 होगा और b3 इज इक्वल टू लैम्डा a3।
अब आप जब लैम्डा b1 ओवर a1 करोगे तो लैम्डा आएगा, इधर से b2 ओवर a2 करोगे तो लैम्डा आएगा, इधर से b3 ओवर a3 करोगे तो लैम्डा आएगा। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कंडीशन आपकी कब लगेगी, जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो आप इसको हमेशा कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स मेरे जब कोलिनियर होंगे तो हमेशा b इज इक्वल टू लैम्डा a रहेगा। ये आपको हर हालत में याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर आपको दो पॉइंट्स पता है, जैसे हमें यहाँ पता है P1 जो है x1 y1 z1 है इनिशियल पॉइंट, और P2 जो है हमें पता है x2 y2 z2 है। अब ये पोजीशन वेक्टर P1 तो पोजीशन वेक्टर है क्योंकि x1 y1 z1 जो है O से स्टार्ट हो रहा है ना, और P2 भी पोजीशन वेक्टर है क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, x2 y2 z2 इसके पोजीशन से पॉइंट्स हैं। तो P1 P2 वेक्टर क्या होगा, P1 P2 वेक्टर क्या होगा? तो सिंपल हमने कुछ नहीं करना होता, हमने P2 माइनस P1 करना होता है। जो टर्मिनल होता है उसमें से इनिशियल माइनस, तो x2 में से x1 माइनस कर देंगे हम। ठीक है जी, x2 में से x1 माइनस कर देंगे और i कैप लगा देंगे, प्लस y2 में से y1 माइनस कर देंगे और j कैप लगा देंगे, प्लस z2 में से z1 माइनस कर देंगे और k कैप लगा देंगे। दिस इज माई P1 P2 का वेक्टर। और इसका मॉड्यूलस अगर निकालना है फिर तो जो वैल्यू यहाँ आएगी उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट, इसका मॉड्यूलस आ जाएगा। अदरवाइज ये कंप्लीट वेक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे 10th में था, बस अब वेक्टर्स में है। देखो ये O दे रखा है, ठीक है, आपके पास OP वेक्टर दे रखा है A, ठीक है, OR R दे रखा है और OQ B दे रखा है। वो कहता है R वेक्टर जो है OR वेक्टर किस रेशो में डिवाइड करेगा PQ को। ठीक है जी। तो इसमें वैसे ही M और N जैसे हम पहले लेते थे वही M और N है, बस इसमें आपने करना क्या है, अब इसमें आपका 10 से थोड़ा सा ऐड अप हो जाएगा। पहले तो पॉजिटिव वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा, और पॉजिटिव वाला क्या रहेगा कि N मल्टीप्लाई बाय A वेक्टर प्लस M मल्टीप्लाई बाय B वेक्टर, ठीक है, N A वेक्टर प्लस M B वेक्टर अपॉन N प्लस M। ठीक है, N प्लस M इसी रेशो में डिवाइड कर रहा है ना ये, तो ये आपका R वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, मैं नीचे आपको दिखाता हूं। ये देखो R वेक्टर आपका M इंटू B, देखो M जो है B के साथ मल्टीप्लाई प्लस N ए ओवर N प्लस 1 M प्लस N। क्लियर है बात आपको? ये तो होता है इंटरनल डिवीजन में। अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करते हैं, सिर्फ माइनस लग जाता है। जब एक्सटर्नल डिवीजन होती है जैसे इस एग्जांपल में है, तो क्या होगा इसमें M जो है देखो जो R पॉइंट है बाहर चला गया, R पॉइंट जो है वो देखो ये बाहर चला गया है ना, तो R वेक्टर ये हो गया। अब क्या करेंगे, Q से R ही देखते थे N तब भी हम, और P से R M होगा, तो अब भी वही होगा M इंटू B, ठीक है जी, माइनस N इंटू A, माइनस छोटे वाला N इंटू A ओवर M माइनस N, बिल्कुल वही चीज। ठीक है, ये एक्सटर्नल के लिए है, राइट। मिड पॉइंट अगर आएगा तो A प्लस B बाई 2, जैसे पहले करते थे हम x1 प्लस x2 बाई 2, अब A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2 अपने आप आ जाएगा, 1:1 आ जाएगी ना वो, तो अपने आप ही आ जाएगा ये आपका। नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। ठीक है, वेक्टर्स को दो तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं। आपने एडिशन तो देख ही ली है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो दो टाइप से होता है, एक बोलते हैं स्केलर और एक बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक हो गया स्केलर प्रोडक्ट और एक हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है जी। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कि स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट है वो सिर्फ स्केलर ही आता है, वेक्टर नहीं आता, नंबर आ जाता है। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट में जो आंसर निकल के आता है वो वेक्टर ही होता है। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे नीचे स्केलर प्रोडक्ट से स्टार्ट किया हुआ है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को और क्या बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट।
तो ये आप याद रखना, स्केलर इज डॉट। वैसे नाम से ही पता चल जाएगा आपको, देखना भी आप। डेफिनेशन में जैसे दिया हुआ है कि नॉन जीरो दो वेक्टर्स हैं अगर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है जी। और इसका क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए क्या होता है आपका ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या होता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में सिंपल। और कॉस थीटा क्या होता है, ये जो दो वेक्टर्स हैं, सपोज ए ये है और बी ये है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको कॉस थीटा, उसकी कॉस की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट होता है, सिंपल एज दैट। अब ये क्या बोलता है देखो, कि अगर ए जीरो हो गया आइदर, या तो ए जीरो हो गया या बी जीरो हो गया, तो थीटा तो हो ही नहीं पाएगा फिर, कि उसके लिए तो वेक्टर चाहिए दोनों। तो इस केस में दोनों में से कोई भी जीरो हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है जी। तो एक ये चीज़ होगी, आप इसको सिंपली ऐसे भी आ सकते हो कि ए बी कॉस थीटा, ए या बी में से कोई भी जीरो हो गया तो जीरो तो आना ही आना है, जैसे मर्जी आप याद रख सकते हो इसे। ऑब्जर्वेशंस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। कि फर्स्ट है देखो, ए डॉट बी है, एक रियल नंबर आएगा क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो आंसर एक रियल नंबर आएगा। सेकंड, ए बी जो है नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर नॉन जीरो वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है, एक केस तो हमने देख लिया कि ए डॉट बी जीरो कब आता है, जब मेरा या तो ए जीरो या बी जीरो। वो कह रहा है अगर दोनों ही जीरो नहीं है तब कब जीरो आएगा, तो फिर तो कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ए बी कॉस थीटा ही है ना। अब ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा। तो कॉस थीटा जीरो कब होता है, 90 डिग्री पे, कॉस पाई बाय 2 इज, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे हमारा ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा जगह लगती है। ऐसे ही तीसरी चीज़ क्या है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर थीटा ज़ीरो हो जाएगा फिर क्या होगा, थीटा अगर ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, है ना, उठे ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों या तो पैरेलल हैं या एक दूसरे के ऊपर लाई करें। पैरेलल में भी देखो कोई एंगल नहीं है, फ्री वेक्टर्स हैं। अगर तो ए बी हो गया ना, तो इसमें क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, कॉस जीरो इज 1, कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी जो होता है वो ए बी ही हो जाता है। क्लियर है बात आपको। तो पैरेलल वेक्टर्स के केस में आपका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाता है, आपका ए बी के बराबर आ जाता है, कॉस जीरो जो होता है वो 1 हो जाता है। और परपेंडिकुलर केस में ए डॉट बी आपका 0 हो जाता है। फोर्थ इज, अच्छा इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, एक मिस ना हो जाए। ए डॉट ए क्या होगा, अब ए डॉट ए तो खुद ही होगा ना, वो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। तो ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए इज ए इंटू ए, ए इंटू ए इज वॉट, ए स्क्वायर। ए डॉट ए अपने साथ जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा किसी वेक्टर का तो वो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, ठीक है जी। फोर्थ, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर पाई होगा तो क्या होगा, पाई होने से क्या होगा, कॉस पाई -1 होता है, तो वो चेंज कर जाएगा, ए डॉट बी जो है वो माइनस ए बी हो जाएगा, क्योंकि -1 होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू से आपको ये आराम से याद हो जाएगा। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी के केस में देखो क्या बोलता है, वो कहता है कि अगर मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ, है ना, यूनिट वेक्टर्स ले लिए एक्स वाई जेड के, आई जे के ले लिए यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर्स की खासियत क्या है कि ये सारे परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर है तो उनके यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, है ना, आई जे के। इसमें क्या है, जब मैं आई डॉट जे करूँगा या आई डॉट के करूँगा तो 0 आएगा हमेशा, और आई डॉट आई करूँगा तो क्या आएगा, आई डॉट आई करूँगा तो आई स्क्वायर आ जाएगा। अब आई स्क्वायर क्या होता है, तो 1 ही होता है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। ऐसे ही जे डॉट जे का भी और के डॉट के का भी सबका क्या आएगा, 1 आएगा मैग्नीट्यूड। और आपस में एक दूसरे से करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कॉस पाई बाय 2 क्योंकि हमने देखा था वो 0 होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। अब सिक्स्थ में वो बोल रहा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा अगर आपको दो का एंगल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे,
तो आप क्या करेंगे, इसी को ट्रांसपोज कर देंगे भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है ना। तो आप क्या करेंगे, अब इसे कॉस थीटा निकालना है तो ट्रांसपोज कर दो, ए डॉट बी तो ऊपर ही रहेगा, ओवर ए बी कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। बट इस केस में ए डॉट बी कैसे निकालोगे आप, देखो ए डॉट बी का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ए डॉट बी निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, और वो क्या है कि अगर मेरे पास एक ए वेक्टर दिया हुआ है दैट इज A1 i कैप, कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और मेरे पास अगर B वेक्टर है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। अब A डॉट B क्या होगा इस केस में, अब इसमें आपको एंगल वेंगल तो पता नहीं है, तो इसमें क्या होता है, ए डॉट बी कैसे निकल आता है, बड़े आराम से निकल आता है जी, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियोज ही तो है, ये वेक्टर गलत लगा दिया यहाँ मैंने, ये डायरेक्शन रेशियोज ही तो हैं, A1 A2 A3, ठीक है, कंपोनेंट्स ही हो गए ना आई की डायरेक्शन में, वाई जे की और के में, तो सिंपली इन कंपोनेंट्स को आप ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा ए डॉट भी डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है जी, अब इसको इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे अगर आप ए बी से, तो आपका कॉस थीटा आ जाएगा, तो एंगल भी निकाल सकते हो आप दो वेक्टर्स के बीच का ऐसे। सेवंथ प्रॉपर्टी इज द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, आना तो नंबर नहीं है, ठीक है, सेम नंबर आएगा क्योंकि एंगल तो दोनों के बीच में सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेंगे, सो दिस इज ओके, कम्यूटेशन इज स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, बट याद रखना आप कि ए डॉट बी प्लस सी अगर आप करेंगे, ठीक है, तो डॉट जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 2 क्या है, वो कह रहा है कि अगर आपने लेमडा ए, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई करके फिर डॉट करना है तो आप स्केलर बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले आप डॉट कर लो, ठीक है, या आप स्केलर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो फिर डॉट कर लो, ये सब इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं, राइट। इसके नीचे इसने वही किया जो मैंने आपको अभी बता दिया कि लास्ट लाइन देख लो सीधा, कि ए डॉट बी जो है वो A1 B1 A2 B2 और प्लस A3 B3 होता है, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट सिंपल निकल आता है अगर आपको दो वेक्टर्स कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख के दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर लाइन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है, और इसको मैं निकालने का तरीका आपको बताता हूँ कि प्रोजेक्शन कैसे निकाली जाती है एक वेक्टर की किसी लाइन के ऊपर। अब आप ये देखो, ठीक है, कि प्रोजेक्शन के लिए आप सिर्फ फर्स्ट से देख लो, फर्स्ट से इससे आपको समझ आ जाएगा कि एक वेक्टर है मेरा ए बी, ठीक है, ये ए वेक्टर है, मुझे ये लाइन एल जो दी हुई है नीचे, इस पे इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, ठीक है, तो इस पे मतलब ये लाइन कैसी दिखेगी अगर टॉप व्यू से देखूंगा, प्रोजेक्शन का ये मतलब है कि टॉप व्यू से कैसी दिखेगी इसकी लाइन, तो टॉप व्यू से AC दिखेगी, ठीक है जी, तो कैसी दिखेगी ये AC में, अब ये निकलेगी कैसे, ये P से इस AC को P से बोल रहा है, P वेक्टर से प्रोजेक्शन है इसकी, तो आप क्या करोगे, आप अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो आपको क्या दिख रहा है, कॉस थीटा होता है ना AC, हम अगर राइट ट्राइंगल में बात करें तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है A, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये A कॉस थीटा हो जाएगी और ये A साइन थीटा हो जाएगी ना, ठीक है, उस मेथड से हम निकाल रहे हैं, तो उस मेथड से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी प्रोजेक्शन, P क्या आ गया मेरा, ये A कॉस थीटा टाइप का आ गया, ठीक है, तो इसको हम अब इसमें A कॉस थीटा जो आया है वो क्या है, वो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन मुझे तो पूरा वेक्टर चाहिए AC, तो AC वेक्टर जो उसका प्रोजेक्शन का वेक्टर है वो क्या हो जाएगा जी, AC जो उसकी प्रोजेक्शन का वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, अब P वेक्टर है, देखो दिस इज P वेक्टर, ये जो L लाइन है ये P वेक्टर है, तो ये जो P वेक्टर है इसका मेरे को क्या सिर्फ डायरेक्शन चाहिए ना, मुझे मेरे पास A cos थीटा तो आ ही चुका है, तो A cos थीटा मैग्नीट्यूड हो गया और जो मेरी डायरेक्शन है दैट इज P कैप, है ना,
तो p वेक्टर से मैं उसकी डायरेक्शन उठा लूँगा। तो अब क्या होगा, आपको पता है कि a cos थीटा को अगर डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस मैग्नीट्यूड के तो वेक्टर बन गया। अब cos थीटा को अगर आप आगे करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो a डॉट पी कैप नहीं आ गया क्या ये? ठीक है, क्योंकि a p cos थीटा हो गया ना, तो a डॉट पी कैप। तो ये रिजल्ट आप बड़े आराम से याद करो कि जो प्रोजेक्शन होती है किसी वेक्टर की, किसके ऊपर, a की p के ऊपर थी ना, तो जिसकी जिसके ऊपर होती है तो जिसकी डालनी है उसको क्या करोगे आप, ये वेक्टर ले लो आप। ठीक है, a डॉट पी कैप कर दोगे, स्केलर प्रोडक्ट है ना, क्योंकि तो a cos थीटा जो है हम वेक्टर से ही निकाल रहे थे ना, ये यहाँ तो वेक्टर के साथ ही आएगा ना a cos थीटा, क्योंकि a वेक्टर है, a इसकी प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं हम। तो जब इसको हम जब हम डॉट बनाएंगे तब वेक्टर बनेगा ये, तो यहाँ छोड़ दो, नीचे वेक्टर आएगा। तो आपको बस एक सिंपल सी चीज़ क्या याद रखनी है, जिस वेक्टर की आपने प्रोजेक्शन निकालनी है उस वेक्टर का डॉट कर दो, जिस वेक्टर पे डालनी है उसके यूनिट वेक्टर के साथ। इतना सिंपल रिजल्ट है। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट नहीं, प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेशंस उसके बारे में वो कहता है कि सिंपल वही बात है, पी कैप अगर यूनिट वेक्टर है लाइन एल के अलॉन्ग तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी जी, वेक्टर ए की लाइन एल पे ए डॉट पी कैप, जो हमने अभी पढ़ा वही हो जाएगी। ठीक है, अब वो कहता है सिमिलरली वो चेंज कर रहा है, अब वो जनरल यूज का इसको मोर जनरल कर रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर कितनी होगी, तो ए डॉट बी कैप हो जाएगी ना, सिंपल, बस खत्म बात। अब बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर ओवर बी कैप, जैसे मर्जी मोल्ड कर लो, जैसा आपका दिल करता है, बस आपने याद यही रखना है। ठीक है, बी कैप जैसे निकालना है वो उसने तरीके लिख दिए। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट वर्जन हैं दोनों, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। अब थर्ड क्या है, वो कहता है अगर थीटा 0 हो गया, ठीक है, थीटा अगर 0 हो गया तो प्रोजेक्शन वो खुद ही हो जाएगा, पूरी की पूरी आ जाएगी उसकी टॉप व्यू। ठीक है, तो ए बी वेक्टर विल बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी ए बी इटसेल्फ। ठीक है, और अगर थीटा पाई हो गया, पूरा खोल दिया उसने, तो प्रोजेक्शन क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि वापस आना पड़ेगा उसे। तो ए बी की प्रोजेक्शन क्या वो हो जाएगी जी माइनस ए बी, यानी कि बी ए। फोर्थ है, वो कहता है अगर थीटा π/2 हो गया, π/2 होने से cos π/2 0 हो जाएगा, प्रोजेक्शन 0 हो जाएगी। और 3π/2 पे भी यही होने वाला है, नीचे की तरफ भी cos क्योंकि 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसकी 0 वेक्टर जो है वो प्रोजेक्शन हो जाएगी। तो अच्छी थी प्रॉपर्टी सारी। देखो रिमार्क में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा है, बस रिकॉल करनी है, हमने कर रखी है। रिमार्क में ये कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा अगर डायरेक्शन एंगल्स हैं इस वेक्टर के, ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या होगा जी, कॉस अल्फा आपका डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा ए का आई के साथ। अगर मैं इसको समझूं कि क्या है, देखो हमने क्या डिस्कस किया था अभी तक, हमने बेंचमार्क क्या बनाया हुआ है कि A1 A2 A3 क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज होते हैं। ठीक है, या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है कि ए की प्रोजेक्शन जो है A1 ही है ना एक्स की डायरेक्शन में, ये जो x है इसकी डायरेक्शन में A1 है ना, इसकी यहाँ तक है ना, A1 पे, यहाँ A2 तक है और z में A3 तक है, तो ये प्रोजेक्शन ही नहीं होगी क्या वेक्टर की खुद ही। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने से, तो हमें आते हैं, हम इसको इसी के उससे क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, पूरे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकल आएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ कह रहा है। देखो कॉस बीटा A2 ओवर ए, कॉस गामा A3 ओवर ए, और कॉस अल्फा इज A1 ओवर ए। ठीक है, वो कह रहा है कि आप बेसिकली प्रोजेक्शन ही निकाल रहे हो जब आप उसका कंपोनेंट निकाल रहे हो, जब आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हो ना, तो वो प्रोजेक्शन है उस वेक्टर की। ठीक है, एक्स के ऊपर है तो आई कैप से कर दी, तो बस इतना ही बोल रहा है कि उस वेक्टर की, इस A1 का मतलब है कि वो प्रोजेक्शन है इस वेक्टर की। ठीक है, तो ये हमें समझ आता है। और वो कह रहा है अगर यूनिट वेक्टर की निकालनी है, अगर ये यूनिट वेक्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जो A ओवर A डैश ये जो यूनिट वेक्टर है, अगर A मेरा इस केस में यूनिट वेक्टर लेंगे तो ये LMN हो जाते हैं, है ना, तब ये डायरेक्शन रेशियोज जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाती है यूनिट वेक्टर की। तो वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं बोल रहा है इसमें। एग्जाम्पल 17 में देखो क्या है कि फाइंड A माइनस बी मॉड्यूलस। तो आपको क्या दिया हुआ है, A का मॉड्यूलस दिया हुआ है, B का मॉड्यूलस दिया हुआ है, और A डॉट B भी दिया हुआ है। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या लगेगा इसमें कि अभी हमने ऊपर देखा था ना कि अगर A वेक्टर का मैं A वेक्टर के साथ ही वो कर दूं, A डॉट A कर दूं,
तो वो क्या होता है, मॉड्यूलस का स्क्वायर ही होता है ना वो, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, एंगल 0 है और कॉस 0 इज़ 1, तो इसको यूज़ करेंगे हम। तो अब मुझे a माइनस बी का मॉड्यूलस मांगा है, तो आप a माइनस बी का ही 2 बार डॉट कर दो। अब डॉट जो होता है डबल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, डॉट कम्यूटेटिव भी होता है, तो ये a डॉट बी भी बन जाएगा। बेसिकली क्या बनेगा, ये a स्क्वायर बन जाएगा मॉड में, ये b स्क्वायर बन जाएगा मॉड में, और ये क्या बन जाएगा, माइनस 2a डॉट बी। तो ठीक है जी, तो ये मेरा, आप इसको आइडेंटिटी भी याद कर सकते हो, और कैसे आई है वो भी मैंने आपको समझा दिया अगर भूल जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में प्लस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये मेरी आइडेंटिटी है, बस अब इसकी सारी वैल्यूज दी आप लगा दो, ए की जगह ये, बी की जगह ये, ए डॉट बी की जगह 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा। 19th में देखो क्या है, वो कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ए डॉट बी का मॉड जो है वो ए बी से हमेशा कम है। इसको कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं, नाम में कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप देखो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी को अगर आप खोलोगे, ए बी कॉस थीटा होता है ना। अब कॉस थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, ये आपका -1 से 1 तक जाता है, तो कॉस थीटा बेसिकली लेस देन 1 है ना, हमेशा इक्वल टू हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो 1 अब जैसे ये 1 से छोटा होगा तो ये वाली चीज़ छोटी होनी शुरू हो जाएगी ए बी, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड मेरी सारी छोटी होनी शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बराबर हो सकती है लेफ्ट हैंड साइड के, या ये क्या हो सकती है, ये इससे छोटी हो सकती है। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। देखो ये क्या लिख रहा है, द इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रिवियली व्हेन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तब तो देखो बराबर हो ही जाएगा, ठीक है, तब तो सब कुछ बराबर है। इसके बाद क्या है, कहता है कि हम मानते हैं कि a b 0 नहीं है। उस केस में कैसे करेंगे, उस केस में करेंगे कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है भाई। तो ठीक है, अब वो कहता है कॉस थीटा क्या है, या तो 1 है या 1 से छोटा है, जो हमने बात करी थी। तो 1 होगा जब ये नीचे वाली चीज़ें बराबर होंगी, और 1 से छोटा कब होगा, जब नीचे वाली चीज़ आपकी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, a डॉट बी इज लेस देन ए बी। तो यहाँ मैंने जो आपको बताया था कि क्या बताया था कि आपका कॉस थीटा जैसे ही 1 से छोटा होगा तो डॉट प्रोडक्ट छोटा होना शुरू हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये ऐसे आप बड़े आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 20। देखो क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर के लिए आपको क्या करना है कि आपको a प्लस बी को लेस देन इक्वल टू a प्लस बी बताना है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें आप क्या करोगे, a प्लस बी का खुद के साथ कर लेते हैं, स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है जी। स्क्वायर करोगे तो वही डॉट प्रोडक्ट 2 बार जो मैंने आपको बताई थी वो इनइक्वालिटी बन गई यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अब a डॉट बी आपको पता है वो पीछे ही हमने देखा है कि या तो ये बराबर होगी या छोटी होगी, क्योंकि 2ab cos थीटा आएगा ना। तो जैसे ही मैं इसको इससे रिप्लेस करूँगा a डॉट बी को ab से, तो ये लेस देन का निशान बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मॉड लेते ही यहाँ ऊपर ही मॉड ले लिया ना इसने यहाँ पे, तो मॉड से लेस देन का निशान आ जाएगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। तो सारी मेरी लेस देन इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगी। अब इसमें एक रिमार्क है, और वो रिमार्क क्या है देखते हैं। हाँ, कि कोलिनियर के लिए आपको क्या करते थे हम, कोलिनियर के लिए आपको क्या होता है कि अगर ए बी सी आपको कोलिनियर प्रूव करने हैं तो हम 10th क्लास में क्या करते थे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अगर मॉड में आप उसका मैग्नीट्यूड कर रहे हो तो एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप वेक्टर में कर रहे हो तो वेक्टर में आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी वैक्टर जो है वो पूरा a वेक्टर प्लस b वेक्टर के बराबर आना चाहिए ना, कोइंसाइड कर जाना चाहिए ना उसके ऊपर, तो उनका मॉड ही निकालना पड़ेगा बेसिकली। तो a प्लस बी का मॉड इज AC वही से, और a का मॉड इज AB का मॉड, और b का इज BC का। तो हमने मैग्नीट्यूड निकालने हैं, और जो 10th में हम करते थे बिल्कुल वही कर देंगे। 21st एग्जाम्पल देखो, शो दैट द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। निकाल लो तीनों के मॉड, तीनों के मॉड निकाल लिए गए। अच्छा A और B है तो पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा B माइनस ए करके, BC निकालना पड़ेगा C माइनस बी करके, और AC निकालना पड़ेगा C माइनस ए करके। फिर आप मॉड निकाल लोगे सबके, तो मॉड निकाल के ये आ गए, चेक कर लो। तो देखो 2 + 1 3 आ रहा है, तो AB प्लस BC AC के बराबर आ रही है, तो ये कोलिनियर है बिल्कुल। आज जो हम डिस्कस करेंगे
दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, तो आज का टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं. तो इसमें क्या है, इसके अंदर देखो ए क्रॉस बी, ये नीचे लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी ऐसे शो करते हैं इसे, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप. अब ये इसीलिए वेक्टर बन जाता है कि हमने इसके साथ एक डायरेक्शन भी दे दी, यूनिट वेक्टर दे दिया ना एन कैप. ठीक है, ये तो मेरा मैग्नीट्यूड है दोनों, साइन थीटा भी मेरा एक नंबर आता है, तो ये तो स्केलर पार्ट है. लेकिन एन कैप से मेरा क्या आता है, डायरेक्शन आती है. और ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, देखो इसमें दिखा रखा है जैसे फर्स्ट पार्ट में जब आप स्क्रू घुमाते हो, ठीक है, जिससे जिसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, आपने अगर x से y को किया, मतलब i से j को किया, ठीक है, ये i कैप है इस तरफ, ये j कैप है इस तरफ. ठीक है, तो स्क्रू बढ़ेगा किस तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा ना, छेद ऊपर की तरफ करता चला जाएगा ना, डायरेक्शन स्क्रू की ये बढ़ती चली जाएगी ना, जब मैं इसको बार बार इसी डायरेक्शन में घुमाता रहूँगा. तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है वो इसका रिजल्टेंट होगा, यानी i क्रॉस j करेंगे हम, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, k कैप. राइट, तो कहने का मतलब जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आती है, i के भी परपेंडिकुलर है k, j के भी परपेंडिकुलर है k. ठीक है, तो इसको ज़्यादा पॉपुलर जो है दैट इज दिस राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं हम, जैसे ये राइट हैंड लिया इसने, तो फिंगर्स को आपने जब आप मल्टीप्लाई बंद करते हो, तो बंद आप उस डायरेक्शन में करोगे जिधर से जिधर आपने जाना है. जैसे हमने पीछे किया गया था, आई से जे को करना है, आई से जे को मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या होगा, आई से जे फिंगर्स इस डायरेक्शन में जाएंगी ना बंद होने, तो आपका थंब किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा आपका. तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, आई क्रॉस जे करोगे जब आप, तो के आएगा. ठीक है जी, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है किसके, आई और जे दोनों के ही. अब आप इसको चेंज करके देखो, अगर आपने जे क्रॉस आई करना है तो क्या होगा, तो जे क्रॉस आई करोगे आप, तो देखो आपका जे से आई पे जा रहा है प्रोग्राम, आपकी फिंगर जो है इस साइड वो कैसे बंद हो सकती हैं, उल्टी हो जाएंगी तभी होंगी ना. तो जब मेरी फिंगर्स उल्टी ऐसे बंद होगी, थंब तो मेरा ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, तभी हाथ बनेगा ना मेरा. तो राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हो, जैसे ही आपकी फिंगर्स बंद होंगी जे से आई की तरफ, तो थंब मेरा ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा. राइट, तो जे से आई मेरा क्या हो जाएगा, माइनस के कैप. तो इसका क्या मतलब हुआ कि आई क्रॉस जे जो है दैट इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई. कॉम्यूटेशन नहीं होती इसके अंदर. ठीक है जी, और इसका बेसिक ए क्रॉस बी का क्या बन गया, ए इंटू बी साइन थीटा. अब एन कैप आपको समझ आ गया कि जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी वो एन कैप की डायरेक्शन होगी. अब इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब हम क्रॉस करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स के. ठीक है, जब ए क्रॉस बी करोगे तो ऊपर वाली आ रही है ये सपोज, अगर तो बी क्रॉस ए करेंगे तो ये नीचे वाली आएगी, माइनस एन कैप, उसके उल्टी. अब वो कहता है कि अगर ए या बी में से कोई एक भी ज़ीरो हो गया तो थीटा तो फिर नहीं मिलेगा उसे. अब साइन थीटा क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा. राइट, ऑब्जर्वेशंस में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि ए क्रॉस बी इज़ अ वेक्टर. पैरेलली आप देख सकते हो ए डॉट बी जो पहले हमने करा था दैट वाज अ स्केलर, क्योंकि इसमें एन कैप आ गया ना हमारा बाद में, तो एन कैप से वो वेक्टर बन गया. सेकंड वो क्या बोलता है कि अगर ए बी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं तो ए और बी तो ज़ीरो नहीं होंगे. अब साइन थीटा को ज़ीरो होना पड़ेगा, और अगर ए क्रॉस बी ज़ीरो आ गया, ठीक है, कब पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ ए बी आर पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर. ठीक है, या तो वो पैरेलल होंगे या वो सेम लाइन के पैरेलल होंगे, कोलिनियर होंगे. ठीक है, ऐसा क्यों है, देखो अब अगर ए ये है बी ये है,
अब इनमें क्या हो गया, थीटा जीरो हो गया ना, फ्री वेक्टर्स है ना, एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, तो थीटा जीरो होने से साइन थीटा जो है वो मेरा साइन जीरो इज ज़ीरो। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमारा मेन था कि जब ए डॉट बी ज़ीरो होता है तो वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे के, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। ऐसे ही अगर ए क्रॉस बी मेरा ज़ीरो होता है तो ए इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर आ जाता है। ऊपर भी वेक्टर है, ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल आ जाता है। ये मतलब है इसका, यहाँ पे लिखा है देखो। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये ए क्रॉस ए ज़ीरो है क्योंकि ए और ए में सेम एंगल्स हैं। ए और माइनस ए ये भी ज़ीरो होगा क्योंकि साइन इसमें पाई एंगल है ना, तो पाई एंगल क्या होता है, पाई एंगल में भी ज़ीरो होता है साइन, तो ये भी ज़ीरो ही आएगा, राइट। थर्ड में देखो थीटा अगर पाई बाय टू आ जाएगा तो क्या होगा, साइन पाई बाय टू 1 हो जाता है, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, राइट। डायरेक्शन तो इसमें आएगी ही आएगी, डायरेक्शन इसने मिस कर दी, एन कैप तो आएगा ही आएगा। लेकिन एन कैप में क्या होगा, देखो एन कैप में दोनों अब ये क्या है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी हैं ए और बी इनके बीच में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एन कैप आएगा, इसने मिस कर दी एन कैप, क्योंकि वेक्टर क्या है तो स्केलर बन गया ना, यहाँ एन कैप तो आएगा ही आएगा। फोर्थ, इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 2 and 3 फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। हाँ देखो अब वो क्या बोल रहा है, इज सेइंग कि सेकंड और थर्ड को ध्यान में रखते हुए कि आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या होगा, जे क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, के क्रॉस के करेंगे तो ज़ीरो आएगा, और आई क्रॉस जे करेंगे तो के कैप आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री ऑलरेडी इन दोनों के 90 कौन सा होता है, के, जो हमने सबसे पहले देखा था। जे के करेंगे राइट हैंड रूल से आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे जे आएगा, ठीक है। अब इसके लिए कहता है कि आप एक काम करो, आप ये इस डायग्राम को याद रख लो। इसमें कैसे लिखना है, उसने एंटी क्लॉकवाइज चला, आई जे के जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है, लेकिन चलना एंटी क्लॉकवाइज है। तो आई जे के लिखने से क्या होता है, आई जे के लिखने से आप आई से जे को कर रहे हो तो के आएगा आंसर, के से आई को कर रहे हो जे आएगा, जे से के को कर रहे हो आई आएगा, ठीक है। और अगर उल्टा करेंगे, जे से आई को करेंगे तो आपका माइनस के आ जाएगा, ठीक है ना। जे से आई को करेंगे क्लॉकवाइज में प्लस आ जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज में सारे आपके माइनस आ जाएंगे। तो इस डायग्राम से आप बड़े आराम से याद रख सकते हो। इन द टर्म्स ऑफ फिफ्थ देखो, इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी मे बी गिवन एज। तो एंगल अगर आपको निकालना है तो आप इनसे मे बी है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको ये जो ए क्रॉस बी है इसका मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए बी जो है मॉड्यूलस निकालने से क्या होगा, देखो मॉड्यूलस निकालने से इसने ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस निकाला, आपको इसको समझना होगा ये क्या है। देखो ए क्रॉस बी इज ए इंटू बी, मॉड के साथ है, ये सादा भी लिख दो खाली भी चल जाएगा, साइन थीटा एन कैप, ये होता है जी। जब मैं इसका मॉड ले लेता हूँ ना, क्योंकि वैसे तो मैं ले नहीं पाऊंगा, मॉड लेने से क्या होगा, इन पे तो मॉड्यूलस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पहले से ही मॉड है, ए बी साइन थीटा भी नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एन कैप का जब आप मॉड लोगे वेक्टर का तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अब यूनिट वेक्टर है उसका मॉड क्या होगा, हमेशा ही 1 होगा, तो इसलिए इसका मॉड लेना पड़ता है, इससे ये एन कैप गायब हो जाता है। तो जहाँ पे भी आपको एन कैप गायब करना है वहाँ पे आपको मॉड लेना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर थर्ड वाली थी, अगर आपको इसको एन कैप को हटाना है या 1 करना है तो आपको यहाँ पे मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तब ये ए बी के बराबर होगा और थीटा ऊपर से पाई बाय 2 हो गया, तब साइन थीटा बाय 2 गायब होगा और एन कैप गायब होगा। तो इसमें अब एंगल निकल सकता है, अब एन कैप गायब हो गया, अब इसको ए बी को ट्रांसपोज करो, इधर ए बी मॉड से डिवाइड करो, अब निकल सकता है जी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी पे मॉड लगाएंगे तो बन सकती है बात, तो हमारा एंगल निकल जाएगा। 8th प्रॉपर्टी देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या बोलती है कि इफ़ ए और बी वेक्टर्स हैं तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप। तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो हाफ ए क्रॉस बी होता है मॉड्यूलस में, क्योंकि नंबर चाहिए ना हमें, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखो ए और बी के बीच में अगर थीटा एंगल है तो मेरा ये क्या, जो हाइपोटेन्यूज अब क्या होता है, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बी इंटू ये एच हो जाएगा। अब एच कितनी है, ए साइन थीटा नहीं बनेगी इस केस में, क्या देख लेते हैं क्या बनेगी, थीटा है ये, ए मेरा हाइपोटेन्यूज है तो ए साइन थीटा बन जाएगी। तो जब मैं हाफ बी इंटू ए साइन थीटा करूँगा तो ए साइन थीटा इंटू बी क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है जी।
तो हमें उसका मॉड निकालना, हमें तो नंबर चाहिए क्योंकि हमारा उससे काम नहीं होने वाला। तो हमें π/2 यहाँ पे h और उसके अंदर a क्रॉस b के अंदर, अच्छा ठीक है सॉरी, ये आप देखो b क्रॉस h को क्या लिख सकते हो, a साइन थीटा, है ना, ये मल्टीप्लाई है, सिंपल क्रॉस नहीं है ये। तो यहाँ पे आपका हाफ a क्रॉस b का बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन इसमें है नहीं तो हम मॉड्यूलस तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि डायरेक्शन का कोई इसमें सीन नहीं है। तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। सिमिलरली अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाना है, इसके नीचे है जो, तो वो क्या बन जाएगा, a क्रॉस b बन जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया क्या बनेगा, a क्रॉस b बन जाएगा। वो भी ऐसे ही सिंपल है क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये बेस है, ये a है, तो बेस इनटू हाइट होता है ना, तो सेम कंसेप्ट लगेगा। तो ये हाइट इज a साइन थीटा, तो b क्रॉस a का या a क्रॉस b का मॉड्यूलस, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, b क्रॉस a करो चाहे a क्रॉस b करो, तो इसमें हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो जैसे ये डॉट की थी वैसे ही हम इसमें देख पा रहे हैं कि अगर मैं a क्रॉस b प्लस c करूँ तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है b और c दोनों में। सेकंड में अगर आप स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप किसी एक से स्केलर पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे a से करें चाहे स्केलर को पहले b से कर लें, और फिर क्रॉस b a क्रॉस, तो दोनों ये इक्विवेलेंट वर्जन हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को अगर कंपोनेंट फॉर्म में आपको दिया हो तो कैसे निकालना है, तो a वेक्टर दिया हुआ कंपोनेंट फॉर्म में b वेक्टर निकालना है। तो a क्रॉस b क्या निकालते हैं, लिखने का तरीका देखो, आप डिटर्मिनेंट निकालना है अपने, i कैप j कैप k कैप सबसे ऊपर, और a1 a2 a3 सेकेंड रो, b1 b2 b3 थर्ड रो। तो बस अब आपको डिटर्मिनेंट की तरह इसको सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना। i कैप के साथ आप क्या करोगे, a2 b3 माइनस a3 b2, फिर माइनस j कैप के साथ क्या करोगे, बीच वाला माइनस होता है ना, प्लस माइनस प्लस, तो j के साथ आप क्या करोगे, a1 b3 माइनस b1 a3, a1 b3 माइनस b1 a3, और फिर प्लस k कैप के साथ आप क्या करेंगे, a1 b2, ये बन जाएगा इसका माइनर डिटर्मिनेंट k कैप का, तो a1 b2 माइनस b1 a2। इसको आप सॉल्व करोगे अपने आप वेक्टर निकल आएगा a क्रॉस b का कंपोनेंट फॉर्म में ही। ये जो डिस्कशन है दैट इज़ ऑन चैप्टर 10 की सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री मटेरियल है, ये बुक 2 के लास्ट में दिया होता है ये। ठीक है जी, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि हम तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास a b c सपोज, ठीक है, a b और c। हम क्या करते हैं कि b क्रॉस c करते हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और उसका फर्स्ट वेक्टर के साथ जैसे आपने क्या ले लिया, a के साथ क्या ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो पहले आपने क्रॉस करा और उसका फिर आपने डॉट ले लिया तीसरे वेक्टर के साथ। तो इसको बोलते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर क्यों है, क्योंकि आप देखो कि b क्रॉस c जब आप करोगे कोई एक वेक्टर आएगा, सपोज z ले लो आप इसका नाम कि z वेक्टर आ गया मेरा, ठीक है, या d ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। z आप अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो d वेक्टर ले लो क्योंकि z तो हम यूनिट वेक्टर्स के लिए ले लेते हैं। तो d वेक्टर आ गया b क्रॉस c सपोज। तो अब a क्या है जी, a तो यहीं रहेगा। अब जब आप डॉट करोगे तो फाइनली एक स्केलर आएगा ना आंसर, तो इसलिए इसका नाम स्केलर है। ट्रिपल समझ ही आएगा आपको, तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखो इसको हम समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों हमने ये इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसको हम लिखने का एक तरीका क्या है, लिखने का तरीका इज़ कि हम इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं a कॉमा b कॉमा c। इसका अपने आप मतलब ये है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो होगा कैसे, वो a डॉट b क्रॉस c से होगा। अब इसकी ऑब्जर्वेशंस देखें अगर हम, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो क्या बोलता है कि सिंस b क्रॉस c एक वेक्टर है तो a डॉट b क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। ये हमें समझ आ चुकी है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो a b c का, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है, एक मार्क में आ सकता है ये। सेकंड जो है वो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड
अब ये जो पूरी नहीं दी हुई अगले पेज पे दी हो सकती है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, ये क्या है कि इसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकाल सकते हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या है, पैरेललोपाइप्ड क्या है कि आपकी 3D पैरेललोग्राम है, जो आपको राइट में दिख रही है कि पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, ये 3D पैरेललोग्राम होती है। तो अब इसका वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो आप अपनी एक जैसे नीचे वाली आप देखो, इसका वॉल्यूम इज़ एरिया इंटू हाइट होता है ना, पहले तो आप इस चीज़ को देखो, वॉल्यूम इज़ एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब एरिया के अंदर लेंथ इंटू ब्रेड्थ टाइप की चीज़ आ जाती है। तो एरिया देखो, अगर मैं नीचे वाली पैरेललोग्राम ले लेता हूँ, ठीक है, ये नीचे वाली मैं पैरेललोग्राम ले लूँ, तो इसमें हमने देखा था कि क्या होता है, अब ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें ऑलरेडी आता है कि b क्रॉस c का मॉड्यूलस, ये हम देख चुके हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इससे आ जाएगा, बस अब हाइट निकालनी और मल्टीप्लाई करना उसके साथ। तो हाइट मेरी क्या है इस केस में, हाइट देखो, हाइट इज़ मेरी कुछ भी बीच में आप ले सकते हैं, जैसे a से मैं ड्रॉप डाउन करूँगा तो ये हाइट हो जाएगी जी। ठीक है, अब ये हाइट अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको यहाँ पे a को यहाँ पैरेलल लाइन खींच देता हूँ, आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये जो मैं अगर d पॉइंट लेता हूँ तो OD जो है मेरा, वही मेरी हाइट बन जाएगी। अब OD क्या है, OD अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B क्रॉस C जब आपने करा तो B क्रॉस C क्या होता है, B क्रॉस C एक ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है दोनों के B और C के। तो ये जो मेरा B क्रॉस C वेक्टर जा रहा है ये परपेंडिकुलर है, देखो B और C के दोनों के, राइट। तो अब इसमें इस वेक्टर पे, ये वेक्टर पे मुझे क्या लेना है, OA है, यानी कि जो A वेक्टर है उसकी जो प्रोजेक्शन है वो इतनी होगी ना OD के बराबर। तो मेरा जो OD है, H बेसिकली OD है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B क्रॉस C वेक्टर। अब प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम, प्रोजेक्शन हम, हमारा कंसेप्ट क्या था कि अगर मुझे एक वेक्टर A है उसकी B वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है सपोज, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली उसे A डॉट B कैप कर देता हूँ, है ना, ये मेरी प्रोजेक्शन आ जाती है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। अब प्रोजेक्शन के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम A OD को हम जैसे निकालने लगे हैं तो हम क्या करेंगे जी, A वेक्टर डॉट B कैप, क्या B क्या है इसमें, B इसमें पूरा B क्रॉस C वेक्टर है, तो कोई बात नहीं, हम B क्रॉस C वेक्टर जो भी निकल के आएगा, ठीक है, ये अभी छोड़ दो इसको, मतलब B क्रॉस C वेक्टर जो निकल के आएगा मेरा, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो B कैप आ गया ये। ठीक है, आप देखो अब इन दोनों को हम क्या करना है, A क्या है मेरा, यहाँ पे मैं A डाल देता हूँ, A इज़ मेरा जो एरिया है, एरिया मेरा B क्रॉस C है, B क्रॉस C मॉड में, और हाइट मेरी है वो है A डॉट B क्रॉस C का कैप। ठीक है, ब्रैकेट डाल सकते हो, मॉड मत डालना। तो मॉड आपका इधर आ गया। ठीक है, अब ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, आ गया जी आपका वॉल्यूम A डॉट B क्रॉस C कैप, राइट। अब आप एक काम करना, अब आप इसको सारे को मॉड में डाल दो। मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ आपको सारे को मॉड में डाल दो, यानी कि आप इसको भी मॉड में डाल सकते हो, बाकी तो मॉड है ही हैं। ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर नेगेटिव आ गया ना, C क्रॉस B कर दिया आपने, बात समझ आ रही है, तो ये वेक्टर नीचे चला जाएगा B क्रॉस C। तो आप इसको मॉड कर दो, मॉड करने से क्या होगा कि आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ का अपने आप ऑटोमेटिकली टेक केयर होगा, क्योंकि वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, वॉल्यूम तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो ये मॉड लगाने से ऑटोमेटिकली सारी पॉजिटिव चीज़ों का अपने आप टेक केयर कर लेगा ये। तो A डॉट B क्रॉस C क्या हो गया, अब ये हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है A कॉमा B कॉमा C। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालने के काम आता है, ये इसकी एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज आपकी ये आपकी आगे जी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रही है, थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि इफ़ A वेक्टर आपको दिया हुआ है अब कंपोनेंट फॉर्म में, B वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, C वेक्टर भी कंपोनेंट फॉर्म में, तब आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अब देखो इसका एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, हमेशा के लिए अप्लाई करेगा।
देखो इसने क्या किया, पहले इसका लॉन्ग कट समझ लेते हैं। बी क्रॉस सी निकालोगे आप सबसे पहले, क्योंकि हमने क्या निकालना, हमने तो ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है। तो बी क्रॉस सी आप पहले निकाल लोगे। ये इसने आई जे के अपना जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंपोनेंट फॉर्म होती है वो निकाल ली इसने क्रॉस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से, ये देखो, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म से इसका वेक्टर प्रोडक्ट आ गया। इसके बाद उसने क्या करना है, डॉट करना है। अब डॉट करते हैं तो ये पूरा वेक्टर आया, देखो बी क्रॉस सी, दिस पूरा वेक्टर। तो अब इसको ए डॉट करेगा, तो ए डॉट क्या होता है, ए डॉट करने पे आपको पता है ना कि इसका डॉट आप A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, तो A1 इंटू A2 करते हैं। तो A1 को आप इसके साथ पूरे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये देखो ये आ गई चीज़। फिर आप B1 को इस पूरे के साथ करोगे, ये आ गई चीज़, और फिर C1 को इसके साथ। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कर दिया हमने, हमारा डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब ये मेरा फाइनल बन गया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। इसको वापस उसने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया इस चीज़ को, तो ये इसके इक्वल होता है। तो आपको मैं याद रखने का शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, दैट इज़ व्हाट, कि जब भी आपको कोई भी तीन वेक्टर्स इस फॉर्म में आएंगे तो जिन दो का क्रॉस होगा वो तो सेकंड और थर्ड रो बनाएंगे। क्रॉस हमेशा सेकंड और थर्ड रो बनाते हैं। और जो ए डॉट होता है, जिसका भी डॉट करना होता है आपने, अकेला जो डॉट में होता है मतलब, उसको आप फर्स्ट रो बनाएंगे, ठीक है। और चुपचाप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे, सीधा ही आ जाएगा। तो आपको बीच वाला कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में बनाओ और उसको एक बार में सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी आर एनी थ्री वेक्टर्स देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। तो सीधी सी बात है कि आपकी साइक्लिक परम्यूटेशन जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर आप कोई सी जैसे ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं अगर हम सर्कल को, तो देखो ए बी सी ए या सी ए बी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, बस इतना ही है, इसका आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लो। ये इसने इसी चीज़ को प्रूव कर दिया, ए बी सी का डिटर्मिनेंट बना दिया, देखो इसने फर्स्ट ऊपर टॉप में, और उसके बाद उसने बी सी ए का डिटर्मिनेंट बना के देख लिया, देखो ठीक है, सेम ही आ जाता है। तो अगर आपको मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ या हम सीधा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद करें तो हम किसी भी दो रोज़ को चेंज कर सकते हैं ना आपस में, तो नेगेटिव होता है, फिर एक और को चेंज कर दो, राइट। तो इसने देखो क्या किया, B1 B2 B3 और C3 को पहले इंटरचेंज, A और B को इंटरचेंज किया, फिर A और C को दो बार इंटरचेंज कर दिया ताकि पॉजिटिव साइन मेरा बना रहे। एक बार चेंज करने से नेगेटिव आता है, तो दोनों से करने से BC आ गया। तो ये कह रहा है कि ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इसने करके दिखा दिया। फिफ्थ में देखो क्या बोल रहा है, इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C द डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। डॉट एंड क्रॉस कैसे इंटरचेंज हो जाएंगे, अभी जो ऊपर देखा उसी की कंटिन्यूशन में ये प्रॉपर्टी। देखो जब आप ए बी सी करते हो तब आप ए डॉट बी क्रॉस सी करोगे, ठीक है। जब इसने लास्ट वाली जैसे सी ए बी करोगे तो सी डॉट ए क्रॉस बी करोगे, तो साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना, तो इसीलिए किसी का भी क्रॉस ले सकते हैं और किसी का भी डॉट ले सकते हैं, हमें आज़ादी मिल गई, ठीक है। चाहे बाद में कर दो, चाहे पहले करो, चाहे बाद में करो, ठीक है। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ऑर्डर आपने साइक्लिक ध्यान रखना है कि सेम होना चाहिए, बाकी कोई मर्जी अंदर हो कोई मर्जी बाहर हो। इसी के आगे फर्दर कंटिन्यूशन में सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है दैट इज ए बी सी इज इक्वल टू, ये क्या लिख रहा है, नेगेटिव ऑफ ए सी बी। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर से ज़रा सा भी हटते हो, जैसे आप ए सी बी से हट गए साइक्लिक ऑर्डर से, है ना, क्योंकि हमने जो साइक्लिक ऑर्डर बनाया था वो कैसे बनाया था, ए बी सी का बनाया था ना। तो अब मैं साइक्लिक ऑर्डर से हट रहा हूँ, तो मैं आ गया ए सी बी पे, मैंने उल्टा कर दिया इस ऑर्डर को। तो जैसे मैंने ए सी बी किया आपका, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसने देखो क्या बोला है कि ए बी सी किया आपने, ए डॉट बी क्रॉस सी आया, इधर इसने चेंज कर दिया बी क्रॉस सी को। तो बी क्रॉस सी को आप चेंज करोगे तो नेगेटिव सी क्रॉस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव आपका बाहर आ गया, ए डॉट सी क्रॉस बी, तो ये नेगेटिव ए सी बी हो जाता है। तो जब भी आप साइक्लिक परम्यूटेशन को तोड़ेंगे तो आपका नेगेटिव बनेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसका इक्विवेलेंट। लास्ट है देखो मेरा सेवंथ,
ये क्या बोलता है कि अगर मैं रिपीट कर दूं कोई दो को तो इसका रिजल्ट ज़ीरो आएगा, तो रिजल्ट तो ऑब्वियसली ज़ीरो आएगा। जैसे ही आप किसी दो को रिपीट करोगे तो क्या होगा, देखो ए बी है, वो ए बी ए के भी बराबर है, साइक्लिक परम्यूटेशन कर सकता हूँ ना मैं, ए बी, राइट। तो आपको पता है कि जैसे ही साइक्लिक परम्यूटेशन सारी इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं ये तीनों, तो जैसे ही आप ए क्रॉस ए करोगे तो उसने क्या आना है, उसने ज़ीरो ही आना है, क्योंकि ए क्रॉस ए में साइन थीटा ज़ीरो हो जाएगा, मेरा सेम एंगल है, ज़ीरो एंगल है। तो फिर बी डॉट ज़ीरो, ज़ीरो के वेक्टर के साथ आप जब डॉट करोगे तो वो भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो अब आपको इसमें चाहे ए बी दिया है, चाहे बी ए दिया है, चाहे ए बी है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई आइटम रिपीट होती है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑलवेज ज़ीरो। नेक्स्ट इज कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखो कि कैसे है कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स में, कंसेप्ट समझ लो, बड़ा ही सिंपल है कि कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में पड़े तीनों वेक्टर्स। अब मैं तीन वेक्टर्स ले लेता हूँ, सपोज ये मेरा एक वेक्टर है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है और ये मेरा तीसरा वेक्टर। अब ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब ये जैसे बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो हमें बताना है कि कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या है। तो हम कहते हैं कि अगर मैं बी क्रॉस सी करता हूँ तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो ये बी क्रॉस सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सभी के परपेंडिकुलर होगा ना बी क्रॉस सी, तो क्योंकि ए भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है जिसमें बी क्रॉस सी, बी और सी लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं ए डॉट बी क्रॉस सी कर दूंगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आना चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आने का क्या मतलब हुआ, ए कॉमा बी कॉमा सी जो है ये ज़ीरो आना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ तो ए मैं ऊपर लिख देता हूँ, A1 A2 A3, और जिनका क्रॉस करते हैं हम उनको हम सेकंड और थर्ड रो में लिख देते हैं, ठीक है, C1 C2 C3। इसका मतलब ये ज़ीरो आना चाहिए। तो बस इस कंडीशन को याद रख लो कि तीनों वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में आपको दी गई है तो उनका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब वो कोप्लेनर है। देखो एग्जाम्पल 30 में प्रूव दैट ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ट्वाइस है। तो ये थोड़े प्रॉपर्टीज़ वाइज क्वेश्चन हो जाते हैं, सब्जेक्टिव में अच्छे बनते हैं ये। अब आप क्या करेंगे, आप ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में खोल दिया, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस बी प्लस सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले इस सी के साथ फिर इस ए के साथ। तो जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या बनेगा, देखो इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट उसको फिर उसको भी बी प्लस सी को भी बाद में कर दिया। देखो पहली ऑप्शन क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि बी प्लस सी को आप क्रॉस करो सी के साथ और फिर आप प्लस बी प्लस सी को क्रॉस करो ए के साथ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सी को बी के साथ करोगे और सी क्रॉस सी करोगे, तो उसने डायरेक्ट वो कर दिया, बी क्रॉस सी आ गया, ठीक है, सी क्रॉस सी आ गया, इधर से बी क्रॉस ए आ गया और इधर से सी क्रॉस ए आ गया, ये आ गया। अब सी क्रॉस सी तो ज़ीरो होता है, तो बाकी तीन बच गए आपके, ठीक है। आप क्या करोगे, अब ए प्लस बी का डॉट जो है वो सबके साथ वो कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पहले तो ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबके साथ अलग अलग, तो ए को डॉट को 3 बार उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर उस प्लस बी डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 बार बी डॉट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब जहाँ पे भी रिपीट हो रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। देखो यहाँ रिपीट हो रहा है, 2 ए आ रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिपीट हो गया, ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ए बी सी और बी सी है, ये बच गए। अब बस आपको क्या देखना है, क्या ये साइक्लिक है तो ऐड अप हो जाएंगे, नहीं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए बी सी और बी सी है तो दोनों साइक्लिक है, तो दोनों बराबर ही हैं, तो इसका मतलब ट्वाइस 2 ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 31, प्रूव दैट ए बी सी प्लस डी पूरा एक ही वेक्टर है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी और ए बी डी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के सम के बराबर है। तो ए बी सी प्लस डी लेफ्ट हैंड साइड को खोल लेते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस डी। अब बी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो बी क्रॉस सी और बी क्रॉस डी। अब ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
ए डॉट बी क्रॉस सी और ए डॉट बी क्रॉस डी। ठीक है जी, तो बस आ गया। तो ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये बन गया और ए बी डी का ये बन गया, दोनों का सम आ गया। ये प्रॉपर्टी आप ऊपर से देख के ही देखो, इसको तो आप याद कर सकते हो। ये याद करने वाली प्रॉपर्टी बन जाती है कि ए बी सी प्लस डी अगर दिया है तो ए बी सी और ए प्लस ए बी डी, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।